अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सबसे पहले तो मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो खुद वर्ड है ना, ये एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसको क्लियर करूँगा कि ये क्या चीज़ है। ब्लूम कौन था? इसका नाम था बेंजामिन ब्लूम। ये कौन था? ये एक अमेरिकन था और ये एक एजुकेशनलिस्ट था। ये बच्चों की साइकोलॉजी को समझता था, साइकोलॉजिस्ट था ये, ठीक है। जब इसने देखा कि ये एजुकेशन फील्ड में इसका बड़ा कारनामा यही है कि इसने अपनी ये थ्योरी दी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसको आज ना सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में एजुकेशनल ग्राउंड्स में इसको फॉलो किया जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। चलें, हम ये तो समझ गए कि ब्लूम्स यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि ये उसने दिया है। जिस तरह हमने ये सुन रहे हैं ना, न्यूटन्स लॉ, इसी को भी ऐसे ही समझें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। पहले ट्रम तो हम क्लियर करें कि ये ट्रम है क्या। ब्लूम यानी वो बंदा, टैक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन को, तरतीब में रखने को चीज़ों को। अब इसकी जो सिंपल मीनिंग होगी ना, वो ये होगी कि वो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ या स्टेप्स जो ब्लूम ने बताए, और भी इजी अल्फाज में यूँ बताऊँ कि ब्लूम्स का दिया हुआ नज़रिया। अब हम देखेंगे कि वो अपने नज़रिए में क्या कहता है, ठीक है। ये टर्म तो आपको समझ में आ गई ना अभी। डेफिनेशन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की यही है कि एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन यूँ ही होती है कि जो लर्निंग को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करता है, वो लेवल्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। अभी किसी ने लिखा था, वो बिल्कुल सेम लिखा था, सही लिखा था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसने 6 लेवल्स बताए हैं, बेंजामिन ब्लूम ने। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ें भी MCQs के लिए याद करती जाए कि इसने 1956 में यानी 1956 में ये एजुकेशनल थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसके बाद 2001 में वो रिवाइज भी हुआ, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। ये जो भी अभी तक बता चुका हूँ, ये जस्ट इसकी डेफिनेशन और ये थ्योरी दी किसने, वही था। अब हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरी खुद है क्या चीज़। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कितने लेवल्स हैं? 6 लेवल्स हैं। वो अभी इंशाल्लाह इसी में पढ़ेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स होते हैं, सिंपल से डिफ़िकल्ट तक। आसानी से वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ लेके जाता है। जिस तरह हम बच्चे को पहले ABC सिखाते हैं, फिर एक छोटा सा वर्ड सिखाते हैं, फिर आहिस्ता सेंटेंस, फिर उसको हम पूरे पैराग्राफ, इवन ऐसे तक वो लिख लेता है। तो ये एक मिसाल है सिंपल से इजी तक ले जाने का। जिस तरह छोटा बच्चा है, बिल्कुल वो चल भी नहीं सकता, उसको हाथ से पकड़ के हम चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझें। फिर एक वक्त आता है कि वो खुद चलता है, लेकिन थोड़ा उठता है, गिरता है। फिर एक वक्त आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल सकता है, लेकिन भागता नहीं है। फिर एक वक्त आता है कि वो भागता है। और फिर ऐसा वक्त आता है उसकी लाइफ में कि वो रेसिंग में एथलीट बन जाता है, चैम्पियन बन जाता है। अब उसको कंपेयर करें उसकी उस बचपन से जब वो चल भी नहीं सकता था, और अब उसको देखें कि वो कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। ये लेवल्स है ना। तो ऐसे ही बेंजामिन ब्लूम ने भी बताया कि जब कोई बच्चा सीखता है तो उसके लाइफ में कितनी स्टेजेस आती हैं उसकी लर्निंग में, वो स्टेजेस हम इसमें पढ़ेंगे। अब मिनहा पूछ रही थी कि सर हमें CRQs नहीं आते तो क्या करें। अभी इसको अगर आप समझेंगे ना, मैं इसी का CRQ बना के दूंगा, आप सब इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। इसके 6 लेवल्स ये हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स ये हैं। इनको देखें, इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि किस तरह याद करना है। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग
एंड क्रिएटिंग। ये इतना नहीं था कि बस मैंने 6 बताए तो अब चलूँगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बल्कि मैं ये 6 के 6 आपको इतना ईजी करके बताऊँगा, आप खुद कहेंगे कि यस हमें अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझ में आ गया। पहले हम आते हैं इसकी रिमेंबर वाले पे। ब्लूम कहता है कि बच्चा जो सबसे पहले कोई चीज़ सीखता है वो ये है रिमेंबरिंग। उसको कुछ आता हो नहीं आता हो, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, इवन शायद हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद ऐसे होता था कि A to Z। लेकिन ये हमारे लिए यानी बेकार था। जस्ट हम उसको A to Z लिख तो लेते थे, हम उसको समझते नहीं थे कि ये है क्या। इसको कहते हैं रिमेंबर, यानी याद करना। इस लेवल पर स्टूडेंट को सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद करता है, उसको समझता है, बस याद करता है, रट्टा मारता है। आगे उसको पता नहीं होता कि ये है क्या, इसकी क्या स्टेजेस हैं, वो खुद यानी उस पर सोच नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद करता है। और अब अगर आप ये समझ गए ना तो खुद भी इस पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज in which, according to Bloom, a child only remembers things. He does not the logic behind, he does not understand what the answer means. ठीक है ना। तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो याद करता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हमने बच्चे को आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास में नाउन मैंने डेफिनेशन लिखी और कहा कि इसको आप याद करो। कल वही बच्चा आता है और सारा का सारा लिख भी लेता है बोर्ड पे, और मैं कहता हूँ कि वाह भाई वाह, ये बच्चा तो ए ग्रेड आएगा, ये तो बहुत होशियार है। लेकिन होशियार भी है, हम इसको इसी चीज़ पे बेस करते हैं, इस चीज़ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बच्चा होशियार है, उसने क्योंकि याद कर लिया। अगर हम उसको कहेंगे ना कि यार तुम मुझे एक काम करो, उर्दू में बताओ, सिंधी में बताओ, ये नाउन क्या चीज़ है, शायद वो वहाँ पे हिचकिचाए। लेकिन इंग्लिश में पूछेंगे तो वो फर बोलेगा, वो इसलिए कि उसने रट्टा उस पर मारा हुआ है। ठीक है, या हम कहेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनको हमें लिस्ट में बताओ, वो बता देगा कि जुपिटर है, सैटर्न है, क्योंकि उसने ये नाम याद किए हुए हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने इंट्रोडक्शन हो गया या इस तरह एंड, ये जो स्पीच की जो चीज़ें हम उसको या एप्लीकेशन लिखवाते हैं वो याद कराएंगे ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनको पूरा आंसर याद होता है, लेकिन वो अगर पहला लफ्ज़ भूल जाएं वो आगे लिख भी नहीं सकते। कहते हैं यार पहला लफ्ज़ बताओ क्या था। जैसे ही पहला लफ्ज़ उनके माइंड में आता है ना तो वो सारा का सारा आंसर खुद ब खुद उनको याद हो जाता है। कभी इस तरह आपने फील किया है खुद? ये है रिमेंबर। अब ब्लूम कहता है कि सबसे पहला स्टेज यही है, बच्चा वहाँ पे समझता नहीं है, सिर्फ याद करता है। उसके बाद करते सेकेंड जो लेवल है वो है अंडरस्टैंड का। सेकेंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। अब बच्चा थोड़ा सा होशियार हो गया, अब वो चीज़ें समझ रहा है। यानी हमने उसको एक कहानी बताई, अब पूछा कि हाँ भाई अब बताओ इस कहानी में ये जो कैरेक्टर था ये अच्छा था या बुरा था। अब वो खुद बताएगा क्योंकि उसने समझा है, अब वो रट्टा नहीं मार रहा। देखें एग्जांपल से इस लेवल पर स्टूडेंट कंसेप्ट को समझता है और एक्सप्लेन करता है। कीवर्ड्स ये हैं कि हम इसको कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो या समराइज़ करो या इसको डिस्क्राइब करो अपने अल्फाज में। एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ नाउन। अब देखें पहले जो मैंने कहा ना कि डिफाइन नाउन, उसमें और इसमें फ़र्क है। डिफाइन में यही होगा कि बच्चा एज इट इज़ इसको लिख लेगा, लेकिन अब हम उसको कहेंगे कि आप बताओ नाउन क्या है, अपनी तरफ से बताओ। वो फिर हमें अपनी तरफ से वर्बली भी बता सकता है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। डिफरेंस को समझें आप, बच्चा आप समझ रहा है तो ये सेकंड स्टेज है। अब इसी तरह इसके और भी 4 स्टेजेस हैं। तीसरा स्टेज है अप्लाई करना। ऊपर जो मैंने शुरू में आपको 6 स्टेजेस बताए थे ना, अप्लाई करना। अब स्टूडेंट अपनी नॉलेज को रियल सिचुएशन में यूज़ करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे
हम उसको कहेंगे यूज़ करो, सॉल्व करो या डेमोन्स्ट्रेट करो। हमने उनको मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, हम उसको पता है ये प्लस का मतलब क्या है। अब उसको हमने 2 नंबर्स दे दिए, ठीक है, 28 को आप प्लस करें 25 के साथ, ठीक है। अब बच्चे को समझ में आ गई कि पहले तो वो इसको समझेगा कि ये प्लस का मतलब क्या है, फिर वो अपने जहन में सोचेगा कि इसका मतलब है कि हम चीज़ों को प्लस करते हैं 2 नंबर्स को, फिर वो इन चीज़ों को मिला के हमें बताएगा कि इसका सम इतना हो रहा है। अब ये आप देखें बच्चा खुद अपनी नॉलेज यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे वो अपनी नॉलेज को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, जो उसने सीखा है वो यूज़ कर रहा है। समझ रहे हैं आप। अगर अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैसेजेस आप करते जाएं, ठीक है, मैं इनको रीड करूँगा अभी। एग्जाम्पल्स है यूज़ पास्ट टेंस इन सेंटेंसेस। अगर हम ग्रामर में उसको कहते हैं कि पास्ट सेंट में वाज वर को आप यूज़ करें, ठीक है, अपनी हम उनको एक सेंटेंस देते हैं कि आई एम राइटिंग। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे इतना मैं लिख भी नहीं सकता इस स्क्रीन पे। आई एम राइटिंग। अब बच्चे को हमने ये जुमला दिया और उसको कहा कि भाई इसको आप लिखो, पास्ट में करो, तो वो कहेगा पास्ट पार्टिसिपल में कहेगा आई वाज राइटिंग। या इसको मैं कहूँ कि इसको फ्यूचर में कहो तो वो कहेगा आई विल राइट। ये तो आप देखें, अब बच्चे का दिमाग काम कर रहा है ना, वो अप्लाई कर रहा है चीज़ों को, जो समझ रहा है सीख रहा है वो अभी अप्लाई भी कर रहा है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, इसको कहते हैं अप्लाई, अप्लाइंग नॉलेज, जो भी वो सीखता है उसको अप्लाई करता है। फोर्थ है एनालाइजिंग, एनालाइज करना, कैसे, तज्जिया करना, खुद उस पर वो क्रिटिकल थिंकिंग करना। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट को कहते हैं कि चीज़ों के पार्ट्स में तोड़ कर समझाता है, ठीक है, क्या मिसाल है, कंपेयर करो या डिफ्रेंशिएट करो। हम जिस तरह मैंने रैम रोम की मिसाल दी थी, या मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि आप तो ग्रामर की कोई भी मैं उसको चीज़ें दे दूँ, मैं कहूँ नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस बताएं, या इसको मैं कहूँ कि जो आर्टिकल ए है या एन है, ठीक है, इनमें डिफरेंस बताएं कि हम ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। समझे आप। तो यहाँ पे बच्चा अपनी तरफ से लिखेगा कि ए हम तब लगाते हैं जब हम किसी कॉन्सोनेंट के साथ हमारा नाउन आ रहा हो, हम एन तब लगेंगे जब वोवेल के साथ आ रहा हो। या हम उसको कोई जुमला देने कहें कि अब इसको आप इसमें जो एरर है वो फाइंड करो। या आपने एक दूसरा तरीका देखा होगा आईबीए के पेपर्स में, वो एक शॉर्ट पैराग्राफ देते हैं इंग्लिश का या उर्दू का, एक इक़्तिबास दे देते हैं और नीचे उसी पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, कहते हैं आप इनमें से इनके आंसर्स दें, और वो आंसर ऊपर मौजूद होते हैं। ये एनालाइज करते हैं ना, हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके वहाँ से वो आंसर लिखते हैं। ये है एनालाइजिंग। उसके बाद आता है एवेल्यूएटिंग, यानी फैसला करना। स्टूडेंट जजमेंट करता है या देता है या ओपिनियन देता है, कैसे, इसको हम समझते हैं अगली पेज पे। जजमेंट में वो क्या कहता है कि हम उसको कहते हैं कि हम उसको 2 स्टोरीज पढ़ाते हैं या एक ही स्टोरी पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें हम 2 कैरेक्टर्स की बात करते हैं जी। एक होता है अच्छा कैरेक्टर, एक बेड, वो हमें पता है कि अच्छा कौन सा है, बेड कौन सा है। फिर हम पूरी स्टोरी सुनाने के बाद स्टूडेंट को कहते हैं कि अब आप बताओ ये जो कहानी हमने पढ़ी थी, बल्कि पूरी क्लास को अगर कहें हम कि जो कहानी हमने पढ़ी थी इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, ठीक है। वो कोई भी कैरेक्टर का नाम दे देता है XYZ। वो कहता है मानो एक कैरेक्टर है, ठीक है, कहती है मानो अच्छी थी। हम उससे कहेंगे कि मानो क्यों अच्छी थी, फिर वो जो भी रीज़न दे अपने नॉलेज के बेस पे या जो उसने समझा है उसको वो समझेगा कि मानो क्यों अच्छी थी, वो फिर वही बातें हमें बताएगा।
ये हो गई उसकी, यानी क्या कहेंगे कि उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, एवेल्यूएट कर रहा है। अब आखिरी स्टेज जो हमें ब्लूम ने बताया है वो है क्रिएटिंग, खुद बनाना। क्रिएटिंग यानी सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? क्रिएटिंग। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो आखिरी स्टेज है, इसको समझते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि ये ब्लूम की जो ये थ्योरी है ये इतनी क्यों काबिल कबूल है, हर जगह पे क्यों इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कीवर्ड्स हैं क्रिएट, डिज़ाइन या राइट। क्रिएट करें, बनाएं, या कोई हम उसको आर्ट टीचर हो तो स्टूडेंट को कहेगा कि आप कुछ नया बनाएं, वो खुद बनाएगा। या राइट करें, जैसे राइट ए स्टोरी। हम स्टूडेंट्स को एक गेम होती है क्लासरूम में खेलते हैं कि यानी जस्ट मेंटल लेवल को चेक करने के लिए कि जो रो है एक लाइन में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम पहले को कहते हैं कि आप कोई जुमला बताओ। वो एक जुमला बताता है कि मैं सुबह जैसे ही घर से निकला, तो हम कहते हैं स्टॉप। अब दूसरे को कहते हैं कि यहाँ से आप कंटिन्यू करो। फिर वो कहेगा कि मैं जैसे ही घर से निकला, मैं स्कूल की तरफ आ रहा था, तो फिर हम वो कहेंगे कि आप स्टॉप हो जाएं। फिर थर्ड को इस तरह, यानी इसको एज अ गेम भी करते हैं और इससे क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। स्टूडेंट्स को इस तरह करके फिर पता नहीं क्या कहानी बन जाती है। वो घर से निकलता है, कहाँ जाता है, अब हर कोई अपने हिसाब से उस कहानी को घुमा रहा होता है। ये हो गई आपकी ग्रुप एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे उनका दिमाग काम कर रहा है ना कि हम एक स्टोरी बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ठीक है। डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट, जिस तरह आजकल बहुत सारे आप देखें कि स्टेम एजुकेशन में ये चीज़ें चलती हैं। इवन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स बाहर जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स खुद बनाते हैं। क्रिएट योर ऑन सेंटेंसेस, हमने बच्चे को एक नाउन दे दिया, प्रोनाउन दिया या कोई वर्ब दिया, ड्रिंक, गो, कम, इजी अल्फाज हमने उनको दिया, कहे कि आप अपने जुमले बनाओ। यकीन माने आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, उनके हर किसी के अपने अपने जुमले होंगे। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जो भी आप उनको देंगे वही होगा, लेकिन जुमला हर किसी का ऑलमोस्ट अलग होगा। ये बताता है कि हर किसी की थिंकिंग लेवल अलग है और वो क्रिएट कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेज है। इसको इजी ट्रिक ये है कि किस तरह आप याद करें। हैं तो 6, बहुत आसान है, RUAAEC। ठीक है, इस तरह आप करके इसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। चलो ब्लूम ने इतनी सारी चीज़ें हमें बता दी हैं, उसकी मेहरबानी, लेकिन ये क्यों इतना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे होते हैं, हम देखें तो सही बच्चा कौन सी लेवल पे है। जब वो जिस लेवल पे होगा, हम क्लास में मॉनिटर या प्रीफेक्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना कि जो ज़्यादा होशियार हो। जो बिल्कुल डम्ब होते हैं उनको हम कभी नहीं बनाते मॉनिटर या प्रीफेक्ट, कभी नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता है वो इतना होशियार नहीं है। तो हम बच्चों को उनकी एक्शन से, उनकी स्टडी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा बच्चा है। टीचिंग को स्ट्रक्चर मिल बनाता है। ठीक है, टीचिंग को स्ट्रक्चर बनाता है। जो टीचिंग है ना, मेथड, वैसे देखें एक जुमला है कि अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। समझ रही हैं आप? जो स्ट्रक्चर जब टीचर के पास नहीं होगा ना कि यार आज मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या पढ़ाऊँगा, टीचर उधर उधर दीवारों को देखता रहेगा। लेसन प्लान जब वो बना के जाता है तो वो समझता है कि अब मुझे ये पढ़ाना है। टीचर को इस रूल को जब लेसन प्लान बनाते हैं ना, कि मैं तो बनाता हूँ, तो मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करता हूँ, और यही करना चाहिए। हर जगह पे इसी चीज़ को बनाते हैं। जो हमें पेपर भी बनाने को कहा जाता है तो वहाँ पे मैं पेपर भी डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है कि आप जो पेपर बनाएंगे उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप अप्लाई करेंगे। अब ये वही कर सकता है जिसको पता होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। स्टूडेंट्स की थिंकिंग इम्प्रूव करता है। बिल्कुल, ये जो थ्योरी है, इससे जिस तरह हमने स्टोरी बनाई या कोई उनको लफ्ज़ दिया कि आप बनाओ, इसके जुमले बनाओ, ये क्या थे? ये सारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ किया ना हमने, उनको सोचने पे मजबूर किया, तभी वो जाके इस लेवल पे पहुँचे। और आखिर में उसी स्टूडेंट को एक वक्त आता है कि वो कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई स्टोरी खुद बनाता है, कोई राइटर बन जाता है, तो ये उसकी हाईएस्ट लेवल है ना। अब इसको सिर्फ बच्चे पे ना करें, जो
मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो थीसिस बनाते हैं ना, वही चीज़ है। थीसिस बनाना हर किसी का काम नहीं है, हर कोई अपने एक अलग टॉपिक पे बनाता है, तो वो भी क्रिएट है। वो हाईएस्ट लेवल वही है जो ब्लूम ने दिया है। सिर्फ रट्टा नहीं, ब्लूम यही कहता है कि सिर्फ रट्टा नहीं लगाओ। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे यूँ ही है कि बस बच्चा याद करता है और वो जो सवाल लिखता है उसी तक हम महदूद होते हैं। हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करवाते उनसे। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए ना, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ उसकी सेकंड लेवल पे पहुंच सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले पे। बहुत कम है कि हम आखिरी लेवल तक जाएं। और बेकन हाउस स्कूल के स्टूडेंट्स हों या सिटी के हों, वो जा सकते हैं इस लेवल पे। वहाँ के तो दो यानी आप देखें तीसरी चौथी जमात के स्टूडेंट्स इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, हैरान रह जाएंगे आप, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। और जितने भी एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर कोई वाकई में एक एकेडमिक लेवल पे बनाएगा, यानी खुद की तरफ से नहीं बनाना, एक एकेडमिक लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो बनाएगा ना जब, उसके क्वेश्चंस सारे इसी के साथ मिलते होंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ। हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करता है। कैसे कि अब सोच सोच जो है ना, आखिरी लेवल पे जब पहुंचेगी हायर लेवल पे, तो वो सोचेगा भी हायर लेवल पे। ठीक है, टीचर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं लेसन प्लानिंग में, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में और स्टूडेंट असेसमेंट में। जब हम स्टूडेंट्स की टेस्ट को, जैसे मैंने कहा था ना, असेसमेंट यानी एवेल्यूशन, टेस्ट लेना, तो तब भी हम यही फॉलो करते हैं। ये अभी आप ज़रा अभी रिकॉल हो जाएं, वापस आ जाएं, क्लास में आ जाएं, जो भी हमने ये पढ़ा था अब इसको साइड पे रखें। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिखाया था। तो उसमें कितने सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे थे ना। उसमें से जस्ट मैंने अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको समझाया। इसी तरह एक एक टॉपिक को, और इसी तरह उसके पीडीएफ होंगे हर क्लास में। एक हमारी डेली क्लास होगी 40 मिनट की, जिसमें हम एक एक चीज़ को बआसानी समझेंगे। उर्दू में कहेंगे तो उर्दू में समझा देंगे, किसी को सिंधी में समझना है तो वो भी समझा देंगे, इंग्लिश में तो वो भी समझा देंगे। मकसद ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं कहूँ कि रट्टा नहीं लगाना आप लोगों को। अगर मैं रट्टा लगाऊंगा तो मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से आपको जस्ट रिमेम्बरिंग पे महदूद करूँगा। अगर मैं कहूँगा कि मैं आपको सेकंड लेवल पे एटलीस्ट समझाऊँ, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आप खुद एनालाइज करेंगे, तो जो भी चीज़ होगी ना, हम उसको इसी तरह बयान करेंगे कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, और उसके बाद एनालाइज करें और ख़ुद क्रिएट करें। ये पूरी सर्टिफिकेट का, ये पेडागोजी का, ये CRQs का मतलब ही यही है कि जो टीचर है या जो अभी CRQs हैं, वो कैसे देंगे आंसर्स। मिना आप यहाँ पे हैं, जल्दी अभी अपने रिप्लाई करें, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये दोबारा ख़त्म हो जाएगी। जी जूम पे होंगी। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, तो यकीनन आप उसको बआसानी, सबसे पहले उसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो या एक इफ़ेक्टिव आंसर लिखना हो ना, उसको आप डिवाइड करें। इंट्रोडक्शन दें, ठीक है, ब्लूम के बारे में कुछ बताएं कि ये थ्योरी कब आई थी, उसमें एडिशन कब हुई, ये आपकी फ़र्स्ट उसकी जो है ना इंट्रोडक्शन हो जाएगी। उसके बाद आप उसके 6 पॉइंट्स लिखें, एक एक पॉइंट को थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल के साथ लिखें। 6 हो जाएंगे। उसके बाद आप उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि जिस तरह आजकल टीचर्स उसको यूज़ करते हैं स्कूल्स में क्वेश्चन पेपर बनाने में। जब इस तरह आप लिखेंगे ना, मैं कहता हूँ पढ़ने वाला बोलेगा कि वाकई किसी पढ़े लिखे ने जवाब लिखा है। खाली अगर मैं आपको एक डेफिनेशन और ये 6 के 6 पॉइंट्स रट्टा मरवाऊँ, तो ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, आपको नोट्स देगा, बोलेगा आप इसको याद करो। बात तब है जब अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर पाएँ, और कन्वे भी ऐसे कि वो समझ जाए। समझे आप? जो खुद इस लेवल पे नहीं कि वो
दूसरे को समझा सके, तो वो मेरे ख्याल में खुद उसको चाहिए कि वो अभी अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करे, यहाँ तक कि सामने वाले उसको समझ सकें। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा ये था, यही था हमारा लेक्चर नंबर 1।